की थी ना, जिसके साथ सैयद हाउस में बाबा जान ने तुम्हें देखा था और तुम साफ साफ मुकर गए थे तुम्हारे वलीमे के रिसेप्शन वाली रात। For God's sake आपा, माफ कर दें, मुझे बख्श दें। तू नहीं जानती नैनतारा, तूने भेड़ों के छत्ते में हाथ डाल दिया है। ये शख्स तेरे गले का कांटा बन जाएगा, जिसे ना तू निकल सकेगी और ना उगल सकेगी। मुझ पे हाथ उठाया, सुल्तान बाग पे हाथ उठाया। मैं कैसे मुझसे हाथ उठाया, सुल्तान बाग पे। छोड़ो। ये आदमी परवेज मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता, और फिर अपनी आमना के काबिल तो बिल्कुल नहीं। इसका फैसला तुमने नहीं करना, मैंने करना है। मैं जो भी फैसला आमना के लिए करूंगा ना, वो उसके हक में बेहतर होगा। मुझसे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी, मेरा बच्चा छीन कर मुझसे कह रहे कि मैं आपसे मोहब्बत करूं। ये है ना वो निकाहनामा, जिसकी वजह से तुम और तुम्हारी माँ मेरे लिए मुश्किलात खड़ी करते रहते हो। तुम्हारे और मेरे निकाह का सबूत तुम और तुम्हारी माँ इस जमीन के ऊपर और पाताल के नीचे भी अगर ढूंढे तो अब इस निकाहनामे की एक डुप्लीकेट कॉपी भी उन्हें नहीं मिलेगी। हमारी शादी हमारे निकाह के सबूत के तौर पर। अब चाहो तो तुम मीडिया के सामने चली जाओ, या फिर चाहो तो अदालत में भी जा सकते हो, लेकिन वहां अगर जाओगी भी तो सबूत की जरूरत होगी, और वो तुम्हारे पास अब है नहीं। और हाँ, एक बात और, तुमने अगर आज के बाद दोबारा मजमा लगाकर मेरी इज्जत की डुगडुगी बचाने की कोशिश की तो तुम और तुम्हारी वो गायिका मां कोई नहीं रहेगा। फिलहाल तुम अपनी जिंदगी बच जाने की खुशी में नवाफिल अदा करो। मैं चलता हूं, अपना ख्याल रखना। छोटे शाहजी और यहाँ तो इसलिए जेवर गुल ने अहमदपुर का नाम सुनते ही मुझे यहाँ रख लिया। मेरा काम तो खुद ब खुद आसान होता ही चला जा रहा है। दो दुश्मन एक में आमने। खूब जमेगी शाहजी, खूब जमेगी। बाबा साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोल। हाँ, बाबा साहब, आपकी नौकरी के कुछ आसार नजर नहीं आ रहे। तो बाबा साहब, ये सब कैसे चलेगा और कितने दिन? कहना क्या चाह रही है तू? बाबा साहब, वो पास में एक स्कूल है छोटे बच्चों का, मैं वहाँ नौकरी करना चाह रही थी टीचर के तौर पर। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम घर से बाहर निकलोगी, नौकरी करोगी? बाबा साहब, आप शायद भूल रहे हैं, बाहर तो हम निकल चुके हैं, अब तो अपना घर बनाना है फिर से। बाबा साहब, और इस सब में आप बिल्कुल अकेले, हम आपका साथ देना चाहते हैं, मैं, रबिया। अरे हाजरा बीबी, सुन रही हो अपनी बेटी के आजाद ख्यालात?
ये घर से बाहर निकलेगी, नौकरी करेगी, कमाएगी, और मैं बेगैरतों की तरह बैठ के इसकी कमाई खाऊंगा। अरे ये तरबियत की है तुमने इसकी? बाबा साहब। चुप, एक लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं। आमना, तुम खामोश रहो बेटा। हाजरा बीबी जो फैसला मैं बड़ी सोच विचार के बाद भी आज तक नहीं कर पाया था, वो आज इस एक लम्हे में हो गया। आज शाम को इसका निकाह मैं परवेज खान के साथ इस नाखलफ का निकाह कर दूंगा। अब इसको ढील देना अच्छा नहीं है। अम्मी। फैसला कर लिया है मैंने, और मुझे अब इस फैसले से कोई रोक नहीं सकता है। मैं रोक सकती हूँ, और मेरी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता, और आप ये जानते हैं। इसका हक मुझे शरअ ने दिया है। लड़की का निकाह उसकी रजामंदी के बगैर बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर किसी ने मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश की, बाबा साहब, खलफ ना अंजार। कब तक ये आदमी मुझको बेवकूफ बनाएगा? क्या समझ के रखा हुआ इसने? आज इस बात का फैसला हो गिरेगा। क्या बात है, हमारी भाभी बेगम अपने आप से बातें कर रही हैं। कैसी हो सालिहा? सुल्तान को फोन कर रही थी। वो मैंने बताया नहीं था तुम्हें, मंजूर का फोन आया था मुझे कि सुल्तान वक्त तो रात शहर में ही रहा था, सैयद हाउस में रह गया था रात को, क्योंकि उसको शायद कोई जरूरी काम पड़ गया था। देखो ना, अब इलेक्शन सर पर आया तो मसरूफियात तो उसकी बढ़ गई हैं। एक बात पूछूं आपसे भाभी बेगम? हाँ। मेरे भाई की हवेली छोटी है क्या? वहां पे आपको सांस नहीं आता, या वहां पे आपका दम घुटता है? जो आप यहाँ पे भागी भागी आ जाती हैं, या यहाँ आए बगैर आपको सांस नहीं आता? मेरी बेचारगी और बेबसी का तमाशा देखने के लिए आप दौड़ी दौड़ी आ जाती हैं। हाँ, क्या समझते हैं कि आपका धोखेबाज भाई मुझे यहाँ पे बहुत अयाशी में रखता है? किस हाल में रखा हुआ उसने मुझे यहाँ पे? तो बेफिक्र हो जाएं आप, क्योंकि ये जो कांटों भरी सेज आपने मेरे लिए सजाई है ना, उसमें आपका भाई हर रात 2-4 कांटों का सिर्फ इजाफा ही करता है। कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है सालिहा? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं पागल हो गई हूँ, क्योंकि आप भी यही चाहती थी और आपका भाई भी ये चाहता था कि मैं पागल हूँ। अब जाके ना पूरे लोगों को बता दे कि सालिहा जो है ना वो पागल हो गई। वो मुबारक देने के लिए आए लोग। अरे सालिहा, काम डाउन सालिहा, क्या हो गया? अरे सालिहा, सालिहा क्या हुआ? सालिहा, अरे बेटा जागो, क्या हो गया? सालिहा, असगरी, रहीमा ने दराओ जल्दी से पानी लाओ, सालिहा बीबी की तबीयत खराब हो गई है। इस लड़के की यहाँ आमद बगैर किसी वजह के नहीं हो सकती। अगर कुदरत ने मुझे सेकंड चांस दिया है तो अब के मुझे बहुत ठीक तरीके से इस कार्ड को खेलना चाहिए। मॉबी कार्ड, मॉबी कार्ड बहुत सी जगहों पर चलेगा। कहाँ कहाँ ये मुझे सोचना है बहुत प्लानिंग से। सालिहा बेटा, अब अपनी खुराक का ख्याल रखना है तुम्हें। चलो ये जूस पियो, खाना खाए पे भी बहुत वक्त हो गया। अरे मुबारक हो सुल्तान वक्त, बहुत बड़ी खुशखबरी है भाई। हमारी हवेली का वारिस पैदा होने वाला है, सालिहा माँ बनने वाली है। क्या? अरे तुम तो ऐसे हैरान होके पूछ रहे हो जैसे मैंने कोई अनोखी बात कह दी हो। शादी के बाद यही सब कुछ होता है ना? अल्लाह का बड़ा करम है कि इतनी जल्दी हमें खुशखबरी मिल गई, किसी आजमाइश से नहीं गुजरना पड़ा हमें। अल्लाह बाबा जान की रूह को सुर्खरू करे।
उम्र में सबसे बड़ी यही दुआ मांगी होगी उन्होंने। पापा जान आज जिंदा होते इतने खुश होते कि फूले में समाते, जश्न रखते होते अपने वारिस की विलादत तक। आपने किसी डॉक्टर को बुलाया था? और नहीं तो क्या, इतनी बड़ी बात क्या मैं खुद से कहूंगी। अब एक बात तुम दोनों कान खोल के सुन लो, आपस में तुम दोनों कोई झगड़ा नहीं करना। जो अपने इख्तलाफात हैं बस उन्हें भूल जाओ कुछ देर के लिए। बेटा सुल्तान वक्त तुम इसका ख्याल रखना है। देखो किसी किस्म की टेंशन नहीं होनी चाहिए इसे, सुन रहे हो ना? ये बात आपको सिर्फ मुझसे ही नहीं किसी और से भी कहनी चाहिए। सालिया ने मुझसे वादा किया है कि वो तुमसे बिल्कुल नहीं झगड़े, लेकिन तुम्हें उसका ख्याल रखना है, उसे वक्त देना है। और हाँ सुनो, जाफर साहब का फोन आया था, कुछ बाबा की वसीयत के डॉक्यूमेंट्स वगैरह तुम्हारे हवाले करना चाहते हैं। ठीक है? हुसैन शाह कह रहे थे कि उनको फोन किया, तो तुम्हें बताया था उन्होंने? जी आज सुबह ही फोन आया था। चलिए तो अच्छी बात। अच्छा तुम दोनों बैठो, आपस में बातें करो, ठीक है? मैं जरा शहरीना को देखकर आती हूँ, सारा दिन कई लोग वक्त क्या करती रहती है। अच्छा आप बता दो तुम क्या कह रहे थे? बड़ा लंबा किस्सा है जी, यहाँ खड़े खड़े कैसे बताऊं। बस यूं समझे, अल्लाह जाने सच बात क्या थी। बड़ी सईदा बीबी है ना, उन्होंने सूफी साहब को घर से एक तिनका नहीं उठाने दिया और पूरे कुंबे समेत गाड़ी में लाद के रात के अंधेरे में इलाके से बाहर निकाल दिया और मुझे कहा कि गाड़ी जाकर पहाड़ से नीचे धक्का दे देना। खुदा की कसम मेरा दिल नहीं माना। मैं और मेरे तीनों मालकों ने सूफी साहब से कुरान पाक पढ़ा हुआ है, बोला मैं ऐसे कैसा कर सकता था। शहर में उतार कर चला गया। शहर में किस जगह पे? अस्पताल में जी, उनकी बेटी की तबीयत खराब थी, उनको लेके अस्पताल आए थे। कौन सी बेटी? मेरा ख्याल है जी शायद बड़ी वाली, जिसकी वजह से सारे फसाद हो रहे हैं। क्या मतलब, कैसा फंसा? सुना है जी छोटे शाह जी भी उन पे लट्टू हो गए। उनकी तो आदत है, सब जानते हैं, जहां हसीन चेहरा देखा। अब समझे आप। अब मैं चलता हूँ जी, आपकी बड़ी मेहरबानी। आपकी वजह से डॉक्टर ने मेरा चेकअप भी जल्दी कर लिया, वरना यहाँ कहाँ इतनी जल्दी बारी आती है। डॉक्टर बन गए आप पूरे? नहीं अभी नहीं। तुम्हारे पास सूफी साहब का कोई नंबर है? वो कहाँ जी फोन शोन रखते हैं, वो तो शैतानी आला समझते हैं। अच्छा ऐसा करो, ये मेरा कार्ड रख लो, ठीक है? ठीक है, सूफी साहब के बारे में कुछ भी पता चले तो मुझे इस नंबर पे फोन कर देना। ठीक ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। क्या कह रहे हो तुम, और क्या समझा तुमने मुझे? जो समझा है वही कह रहा हूँ। मतलब? आपको मुझसे मिलने आज रात को कब्रिस्तान के पिछले वाले बाग में आना होगा। और तुम समझ रहे हो कि तुमने कहा और मैं चल पड़ूंगी, है ना? चलना तो पड़ेगा, वरना मैं चलाऊंगा। मतलब? आपकी मोहब्बत की निशानी जो आपने बहुत प्यार से मेरे हवाले की थी, वो बहुत काम की चीज है। ज्यादा सोच विचार करेंगी तो उलझ जाएंगी। दो चार जरूरी बातें हैं जिनके लिए हमारा मिलना बहुत जरूरी है। अब तुम मेरी बात कान खोल कर सुनो। तुम चाहे लाला के पास जाओ या सैयदा आपा के, आई डोंट केयर। और वो दोनों जो तुम्हारा हशर करेंगे ना, तुम शायद भूल चुके हो। और आप भी शायद भूल चुकी हैं कि उनके तमाम जुल्म के बावजूद खुदा ने मुझे बचा लिया। रात को इंतजार करूंगा। खुदा हाफिज।
ये क्या कह रहे हैं सूफी साहब? अल्लाह के घर में बैठा हूं और वो जानता है कि मैंने जो कुछ भी कहा था वो कितनी नेक नियति से कहा। आपकी मुश्किलात का दिल से एहसास है। देखिए, मुझे आपकी नीयत पे कोई शक नहीं है और ना ही मैं कोई गलत समझा। आप यकीन करें परवेज भाई। तो फिर आपको इस रिश्ते पर क्या एतराज है सूफी साहब? एतराज तो कोई नहीं, जितना आप कहेंगे मैं लिख कर देने को तैयार हूं। और फिर जब तक चाहे बाकी फैमिली आपकी इस घर में रह सकती है। मैंने मालिक मकान से बात कर ली है इस घर को खरीदने के लिए, वो भी आपकी बेटी के नाम करवा दूंगा। फिर तो कोई एतराज नहीं रह जाता। सूफी साहब, क्या आपकी बेटी ने इनकार किया? नहीं, वो भला क्यों इनकार करेगी? मेरी बेटियां तो बड़ी शादतमंद और फर्मा बरदार हैं। तो फिर आपको क्या एतराज है? जबकि मैं भी कोई तकाजा नहीं कर रहा, ना कोई जहेज, ना किसी रुपए पैसे का लालच। नहीं, वो एतराज तो कोई नहीं। सूफी साहब, क्या मुझे आपने कोई ऐब देखा है? नहीं, वो हाँ, अब मैं समझा। क्या सूफी साहब, आपको मेरी और अपनी बेटी की उम्र में फर्क नजर आ रहा है? नहीं, दरअसल ये बात भी नहीं है। वो मेरी बच्ची बल्कि दोनों बच्चियां जो है ना, उनका रिश्ता बचपन ही में मेरी बीवी की बहन के बेटों से तय हो गया था। बहुत दुख हुआ सूफी साहब। किस बात का? आप जैसे दीन के पासबान, जो कि एक इमाम मस्जिद भी रह चुके हूं, को मेरी वजह से झूठ बोलना पड़ा। नहीं, वो परवेज भाई, वो माफ कीजिएगा सूफी साहब, सच्ची बात कहे बगैर रह नहीं सका। क्या ये? तुम्हारे बेगैरत भाई के काले करतूत। क्या मतलब? क्या किया आप सुल्तान बख्त ने? ये रिकॉर्ड है उस हॉस्पिटल की उस रात का, जब वो अपनी महबूबा का ऑपरेशन करवाने उसे हॉस्पिटल ले गया था। अब देखो, इसे पढ़ो और झुटलाओ इसे। इन जैसे अस्पतालों में हर रात सैकड़ों अबॉर्शन होते हैं। इस लड़की का भी एक होगा उनमें से। लेकिन देख लीजिए दस्तखत, शौहर और सरपरस्त की दस्तखत देख लीजिए, आप भी देख लीजिए। पहचानते हैं आप? ये तुम्हारे भाई की एक और मकरू चाल है। मैं मानता हूं कि उसके दस्तखत नहीं है, लेकिन ये उसके किसी कारिंदे के दस्तखत थे। और आपने कैसे यकीन कर लिया कि उस हर्राफा का शौहर खुदा न खास्ता सुल्तान बख्त होगा? दीन में बदगुमानी से मना किया गया है। लेकिन आप अगर इस मामले की टो या खोज लगाना चाहते हैं, तो क्या आपको यह नहीं पता कि आपका और सुल्तान बख्त का रिश्ता किस कदर नाजुक है? अगर मैं आपके घर में हूं, तो आपकी बहन हमारे घर में, और वो मां बनने वाली। अगर शुबे के इस पलंदे को ले जाकर आप उसका घर बर्बाद करना चाहते हैं, तो कीजिए बर्बाद।
लेकिन उसके बाद जो होगा ना, मुझे उसका इल्जाम मत दीजिएगा। हुसैन शाह, सुल्तान बख्त से शादी से पहले आपको पूरे खानदान में सालिया के लिए कोई मुनासिब रिश्ता मिला था, जो कि अब उसका घर बर्बाद करने के बाद आपको मिलेगा? सैयदा बतूल, अपनी जुबान को लगाम दीजिए। चिल्लाइए मत। ये तो आईने का सिर्फ एक रुख मैंने आपको दिखाया। खाना लगवाती हूँ आपको। इसमें इतनी हीलो हुज्जत की क्या जरूरत थी? साफ मना कर देते कि हम रिश्ता करना नहीं चाहते। इसमें बहस कैसी? सच कहा है किसी ने कि औरत की अक्ल उसकी चोटी के पीछे होती है हाजरा बीबी। तो गलत कहा है मैंने? बेमक औरत, हम उसके घर में रहते हैं और मेहमान 4 दिन का होता है, हमें महीने से ऊपर हो गया यहाँ रहते हुए। वो खुद अपने घर में मेहमान की तरह आता है। उसकी ये मेहरबानी कम है? अरे अगर मुंह फाड़ के इनकार कर देता तो? और फिर बच्चियों के वालिदैन कितने भी जोरावर क्यों ना हो, रिश्ते के मामले में उन्हें धीमे लहजे से बात करनी पड़ती है। अच्छा भला लड़का था और रिश्ते में भी कोई बुराई नहीं थी बजाहिर। कौन? किसकी बात कर रही हो? माज की बात कर रही हूँ। हाथों का पला था, पढ़ा लिखा और अकेला। बस बस, अरे मना किया था ना मैंने तुझे। मुझे बेजड़ के पौधे से कोई दिलचस्पी नहीं है। अरे हाजरा बीबी, हम असलन नस्लन खानदानी लोग हैं। अब अपनी बेटी को एक मशकूक किरदार के लड़के के हवाले कैसे कर दूं? मगर सूफी साहब, आप खुद ही तो कहते हैं कि खानदान और कबीले सिर्फ पहचान के लिए होते हैं, बरतरी के लिए नहीं। मैं देख रहा हूँ कि जब से हम गांव से निकले हैं ना, हाजरा बीबी तू बेलगाम होती चली जा रही है। बहरहाल वो मेरी मुलाजमत का भी बंदोबस्त हो गया है और घर का भी। हम 1-2 दिन में निकल जाएंगे यहाँ से। वो मुश्ताक अपना फोन नंबर दे गया था मुझे, कह रहा था कि मैं सैयदा बीबी को खबर हुए बगैर सूफी साहब आपका बंधा सामान जो है ना, वो आप तक पहुंचा दूंगा। बस तुम तैयारी कर लो, हम कल शाम को चले जाएंगे यहाँ से। कहाँ मिला है घर? अरे जब जाएंगे तो देख लेना। तो आप नहीं आएंगी? चाहे पूरी रात खड़े रहो। पूरी रात तो मैं खड़ा ही रहूंगा, अगर आप सिर्फ एक दफा आके मुझे अपनी शक्ल दिखा जाएं। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं इतनी दूर सिर्फ आपको एक दफा देखने आया हूँ। शरीना प्लीज, मुझसे बढ़कर आपको मोहब्बत करने वाला कोई नहीं। मैं आपको सच्चे दिल से मोहब्बत करता हूँ। और वो जो उस दिन मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे, वो सब क्या था? सिर्फ आपको करीब लाने के लिए, आपके पास आने के लिए। मैं आपसे दूर बिल्कुल नहीं अब रह सकता शरीना, जब से आपको देखा है। बंद करो फोन, मैं तुम्हारी कोई फिजूल बात नहीं सुनना चाहती। ना चाहते हुए भी तो सुन रही हैं आप। आपके दिल की भी यही आवाज है। जरा कान लगा के देखें, क्या कहता है आपका दिल मेरे बारे में। ये आप क्या कर रही है भाभी बेगम? वापस दीजिए मेरा फोन। वेरी गुड शहरीना, बड़ा इन टाइम वार्न कर दिया तुमने अपने चहीते को। भाभी बेगम चिल्लाओ मत शहरीना, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तुम हमारी नाक के नीचे कौन सा खेल खेल रही हो। वाह, ये तो तुमसे भी ज्यादा चालाक है। लेकिन आखिर कब तक शहरीना? ये आपके लाला की हवेली नहीं है,
जो आप सब कुछ करती चली जाएंगी। ये मेरे बाबा जान का घर है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। आंखें खोलो शहरीना बीबी, जुमला हकूक बदल चुके हैं और नए मालकान अपनी मर्जी के मुताबिक फैसले करते हैं। यू बेटर कीप दैट इन माइंड। मेरी जान, बस कर दो अपने आप को इस तरह अजियत देना। निकलो कमरे से बाहर। बेटा, जिंदगी बहुत हसीन है, बहुत खूबसूरत, बिल्कुल तुम्हारी तरह। हाथ लगाओ तो पहली रात की दुल्हन की तरह। अभी तो बहुत सारी रोशनियां हैं तुम्हारे लिए बाहर जिंदगी में, बहुत खुशियां। तुम हाथ तो बढ़ाओ। नहीं मामा, मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने मुझे अंदर से काट दिया हो, आधा आधा हिस्सों में कर दिया है। मैं चाहकर भी खुद को समेट नहीं पा रही हूँ। I feel so helpless. बस तो मेरी जान, जिसने तुम्हें अंदर से काट डाला है ना, तुम भी उसके साथ वैसा ही करो, लेकिन उसकी बेखबरी में। नहीं माँ, मैं हार मान चुकी हूँ। बहुत पावरफुल है, बहुत सफाक भी है। उसने जो कुछ किया तुम्हारे साथ, उसके लिए तुम उसे माफ कर दोगी? तुमने हार मान ली? नहीं, अपने दिल पर हाथ रख के बताओ, क्या वो माफी के काबिल है? मैं उसे कैसे माफ कर सकती हूँ? अपने होने वाले जायज बच्चे के कातिल को मैं कैसे माफ कर सकती हूँ माँ? कैसे? तो मेरी जान, इस तरह कमरे में बैठकर सोग मनाकर तुम उससे इंतकाम नहीं ले रही हो, अपने आप को खत्म कर रही हो। तो क्या करूं मैं? क्या करूं? I'm so weak, so helpless. मेरा दिल चाहता है कि मैं पिस्टल लेके सारी की सारी गोलियां उसके सीने में उतार दूं, सारा मैगजीन खाली कर दूं, मैं इसको मार डालूं मैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही करना। मैं तुम्हारे साथ हूं। बहुत हिसाब निकलता है उसकी तरफ हमारा। उससे भी मालूम होना चाहिए कि सांप का डसा तो बच जाता है, लेकिन का डसा ना बचता है ना मरता है, सारी जिंदगी मौत और जिंदगी के बीच में लटका रहता है। यही चाहोगी ना तुम भी? मैं हूं ना। पता नहीं हमारा नया ठिकाना कैसा होगा, पर जैसा भी होगा इससे तो अच्छा ही होगा। वैसे आमना, तुम ठीक कहती थी। क्या? उस परवेज खान की नजरें वाकई मैली हैं, ऐसे देखते जैसे खा ही जाएगा। पता है, बाबा साहब बता रहे थे कि इसकी जवान बेटियां भी हैं। चलो शुक्र है इस परवेज खान से भी जान छूट जाएगी। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही कि बाबा साहब ना तो मुबीन का पता करवा रहे और ना ही कोई दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इतने दिन हो गए आमना, पता नहीं मुबीन कहाँ होगा। अम्मी भी तहज्जुद के वक्त सिस्कियां लेकर रो रही थी, बेचारी बाबा साहब के सामने रो भी नहीं पाती।
बाबा साहब का दिल तो इस मामले में पत्थर का हो गया। खुदा न खास्ता जैसे वो उनकी औलाद ही ना हो। शायद वो हमारा पता करने गया होगा, न जाने उन लोगों ने क्या बताया होगा उसे। हम कहाँ किसी से मिलकर आए रबिया। चोरों की तरह जिस तरह सैयदा ने निकाला है, अल्लाह करे उनकी हवेली में कभी कोई खुशी ना आए। रबिया, बद्दुआ नहीं देते किसी को। तुम नेक परवीन बनी रहा करो, जो बुरा करे उसका जवाब ना दे सको तो कम से कम जी भर के बुरा जरूर कहो। अम्मी और बाबा साहब ने बहुत देर नहीं कर दी, सिर्फ डॉक्टर को ही तो दिखाना था। हाँ, टाइम तो काफी ज्यादा हो गया और वैसे भी सिर्फ बुखार ही तो था। वो भी अब्दुल मुबीन की वजह से। मैं जानती हूँ यही वजह है। बहुत बुरा हुआ, बाबा साहब और अम्मा जी का एक्सीडेंट हो गया, वो दोनों हॉस्पिटल में। क्या? वो दोनों ठीक तो हैं? ये जाकर पता चलेगा। अगर आप दोनों ने मेरे साथ जाना है तो मैं टैक्सी लेकर आया। कौन से हॉस्पिटल में? जाएंगे तो पता चलेगा ना। चलो रबिया। अरे मॉबी, तुम तो अपने वालिदैन से मिलने गांव गए थे ना, इतनी जल्दी वापस आ गए? वो लोग गांव छोड़ के पता नहीं किधर चले गए। क्या मतलब? किसी को बताकर भी नहीं गए? अजीब बात है, अपने अकलौते बेटे की गुमशुदगी की उन्हें कोई फिक्र ही नहीं है। कैसे माँ बाप है भाई? उन्हें मेरी फिक्र कभी भी नहीं थी। चलो कोई बात नहीं, तुम गमज़दा ना हो। तुम्हारी मैडम जो है, अच्छा मैंने कुरैशी साहब से तुम्हारी बात की थी, तुम्हें आज एक जगह ऑडिशन देने जाना है। अगर इस म्यूजिक कंपनी में तुम कामयाब हो गए तो फिर आगे ले जाना मेरा काम है, फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकेगा। सच मैडम? हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। बस आप काम बोले मैडम, मेरी जान भी हाजिर है आपके लिए। ओहो, भाई जान मान नहीं चाहिए मुझे। सुनो, इधर बैठो। वैसे तो बड़े शाह जी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, साल पहले अपनी वसीयत लिखवा चुके, जो कि मारूसी कवानीन के ऐन मुताबिक है। प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा सैयद सुल्तान बख्त के नाम और इसका निस्फ दोनों साहबजादियों के नाम। सईदा साहिबा का हिस्सा उनको इस कार्रवाई के मुकम्मल होने पर मुस्तकिल कर दिया जाएगा और छोटी बीबी सईदा शरीना का हिस्सा शादी तक सैयद सुल्तान बख्त की तहवील में रहेगा और उनको ये शादी सैयद ख़ानदान में करनी होगी, वगरना उन्हें अपने इस हिस्से से दस्तबरदार होना पड़ेगा। यहाँ तक वसीयत में कोई पेचीदगी नहीं, लेकिन रवानगी से पहले बड़े शाह जी आए थे और उन्होंने एक नई शिक लिखवाई थी, जिससे सुल्तान बख्त को अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने में कुछ मुश्किल तो होगी, लेकिन घर का मामला है, कोई ऐसा मसला नहीं होगा। क्या मतलब है आपका वकील साहब? दरअसल बड़े शाह जी ने सुल्तान बख्त साहब की जोजा को आइंदा 20 साल के लिए तमाम मामलात में बराबर का शरीक ठहराया है। जिसके मुताबिक सुल्तान बख्त साहब 1 लाख से ज़ायद मालियत की प्रॉपर्टी या कोई चीज़ ना तो अपने दस्तखत से बेच सकते हैं और ना ही खरीद सकते हैं। इसलिए इनके हर चेक पर सईदा सालिया शाह के दस्तखत लेना ज़रूरी होंगे और ये पाबंदी उन पर 20 साल के लिए और 20 साल के बाद वो इस पाबंदी से आज़ाद हों। खुदा न खासा अगर मिसिस सुल्तान हयात नहीं रहती तो ये हक बड़ी साहबजादी सईदा बतूल के नाम ट्रांसफ़र हो जाएगा और अलहदगी की सूरत में भी ये कंडीशन बाकी रहेगी। उम्मीद है आपको तमाम बातें समझ में आ गई होंगी। मैं डॉक्यूमेंट्स की तमाम कापी यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। सुल्तान साहब, आप अच्छी तरह से इन कागजात को स्टडी कर लें, अगर कोई बात समझ में ना आए तो फिर डिस्कस कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
वो ठीक तो है ना, अम्मी और बाबा साहब? हॉस्पिटल और कितनी दूर है? आपको ठीक से एड्रेस तो पता है ना? बस थोड़ी ही देर और लगेगी, फिक्र की कोई बात नहीं। आमना, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ गड़बड़ है रबिया। राबिया, आमना, ये क्या तरीका है भाई? दरवाजा क्यों खुला छोड़ा हुआ है? मैंने समझाया भी था कि अंदर से दरवाजा बंद कर देना। राबिया, आमना कहाँ चली गई? लग रहा है घर में कोई भी नहीं है। राबिया, आमना, आमना, रबिया, आमना, रबिया। सूफी साहब, घर में तो कोई भी नहीं है। आमना, रबिया कहाँ गई? अरे आहिस्ता बोल हाजिरा बीबी, इन घरों की दीवारें ज्यादा ऊंची नहीं होती हैं। मगर सूफी साहब, मेरी बच्चियां। अरे पड़ोस में चली गई होंगी किसी के। हाँ, वो तो यहाँ किसी को भी नहीं जानती। बेवकूफ ना बनो, अपने जहन को इस कठिन वक्त के लिए तैयार करो। बच्चे की पैदाइश के बाद उसकी मसरूफियत का बहाना बना के उसे पावर ऑफ अटर्नी ले लेना। मेरी बात समझ रहे हो ना? रबिया, वो शख्स हमें धोखा दे रहा है और अभी तो हम जा भी सकते हैं। चलो। लेकिन हम बाहर कैसे जाएंगे? वो टैक्सी वाला। रबिया, यहाँ से तो निकलो, चलो। अरे आप दोनों यहाँ? सूफी साहब तो ठीक है ना? मुझसे बेहतर तुम्हारी सैयदा आपा को कोई नहीं जानता। तुम बहुत छोटी थी जब वो हमारी हवेली में आ गई थी। 18 साल मैंने उनकी जाबिराना तबीयत के साथ गुजारे। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं सिर्फ तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। बाजार में है ना रफीक, मैं गुजर रहा था, वो मुझे कहने लगा कि सूफी साहब, आप तो टैक्सी में बैठ के जा रहे थे, तो मैंने समझा कि आप चले गए, आपको कहीं और घर मिल गया है। टैक्सी में? अरे वो दोनों